नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज हम पढ़ रहे हैं नीति निर्देशक तत्व। और ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं, इनको हम शॉर्ट में डीपीएसपी भी कह सकते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और इनका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में है। ये संविधान के भाग 4 में इनका उल्लेख है, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है। तो आइए शुरुआत करते हैं हम नीति निर्देशक तत्वों की। देखिए, मैंने आपको बताया जैसे अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक इनका उल्लेख है। अनुच्छेद 36 में जो है परिभाषा है नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा और राज्य की परिभाषा। हमने एक वीडियो में बताया था कि राज्य की जो परिभाषा है वो अनुच्छेद 12 में भी है, जो मौलिक अधिकारों के तहत आता है। और एक परिभाषा राज्य की अनुच्छेद 36 में भी दी गई है। अनुच्छेद 37 जो है उसमें ये उल्लेख है कि इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना, यानी नीति निर्देशक तत्वों को राज्य का कर्तव्य है कि वो इनको लागू करें। आइए अब हम पढ़ते हैं ये प्रमुख नीति निर्देशक तत्व जो हैं उनके बारे में। अनुच्छेद 38 में पहला नीति निर्देशक तत्व है लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था करना, यानी जनता के कल्याण के लिए राज्य सरकारें या राज्य यहाँ राज्य से तात्पर्य पूरे देश से है कि ऐसी व्यवस्था करे कि लोगों का कल्याण हो सके। अनुच्छेद 39 जो है वो राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व बताए गए हैं। और अनुच्छेद 39 क्या है, इसमें समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 41 काम, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता। 41, ठीक है। अनुच्छेद 42 है काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध, ये अनुच्छेद 42 में। अनुच्छेद 43 है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, यानी जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए निर्वाह मजदूरी दी जाएगी। देखिए, बहुत कुछ यदि हम बात करें, जो नरेगा योजना चल रही है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना जो चलती है नरेगा ग्रामीण इलाकों में, इसमें एक प्रकार से हमने जब ये योजना लागू की राज्य ने यानी सरकार ने, तो अनुच्छेद 42 का ध्यान रखा गया और अनुच्छेद 43 का ध्यान रखा गया। इन दो अनुच्छेदों को ध्यान में रख करके ये योजना लेकर आए। अनुच्छेद 43 का है उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों का भाग लेना, यानी जितने भी बड़े उद्योग हैं उनमें श्रमिक संघ बनाए जाएंगे और वे श्रमिक संघ भी उद्योग जो प्रबंध व्यवस्थाएं रहेंगी उसमें भाग लेंगे। यानी अपने उद्योग के जो मालिक है वो अपनी मनमर्जी से कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि इससे क्या है, मजदूरों का शोषण हो जाता है। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, समान नागरिक संहिता। जैसे एक फार्मूला है, जैसे 4 4 समान है तो समान नागरिक संहिता, ठीक है। कुछ इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है, अनुच्छेद 40 के तहत। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, क्योंकि एग्जाम में सामान्यतः ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अनुच्छेद 45 है बालकों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। बालकों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध किया गया है। अब इसको हमने अनुच्छेद 21 ए में शामिल कर दिया गया है, ठीक है। और
नीति निर्देशक तत्वों में भी ये चीज शुरू से ही लागू है। अनुच्छेद 46 देखिए, SC ST यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्लभ दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। देखिए, यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो हैं और इसके अलावा अन्य जो कमजोर वर्ग हैं उनके लिए शिक्षा और उनके अर्थ यानी उनके रोजगार के लिए या उनके आर्थिक विकास के लिए राज्य सरकारें कार्य करेंगी। अनुच्छेद 47 है, पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार। पोषाहार स्तर से तात्पर्य है कि सरकारें ऐसा कार्य करें जिससे लोगों का रोजगार उनको पोषाहार उनको मिलता रहे ताकि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे और उनका जीवन स्तर भी ऊंचा हो। यानी जीवन स्तर कैसे ऊंचा हो? एक तो अर्थव्यवस्था से यानी उनके आर्थिक स्तर सुधारने से, उनका पोषाहार स्तर सुधारने से। अब है अनुच्छेद 48, कृषि और पशुपालन का संगठन। यानी राज्य सरकार ऐसे कार्य भी करें जिससे कृषि का विकास हो और पशुपालन में भी सुधार हो। 48 क्या है? पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन, वन व वन्य जीवों की रक्षा। यानी पर्यावरण का संरक्षण करना राज्य सरकार का दायित्व है, उनको संवर्धन करना और वन्य जीवों की रक्षा करना ये भी सरकारों का दायित्व है। अनुच्छेद 49 है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, जो भी ऐतिहासिक स्मारक हैं, स्थान है या कोई ऐतिहासिक महत्व की वस्तुएं हैं, उनका संरक्षण करना भी नीति निर्देशक तत्वों में आता है। अनुच्छेद 50 है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 50 यानी 50-50 कर दो, न्यायपालिका अलग और कार्यपालिका अलग, ऐसा फार्मूला याद करने का है ये। यानी कार्यपालिका जो कार्य करेगी उसमें न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं करेगी और न्यायपालिका जो न्याय निर्णय देगी उसमें कार्यपालिका अपना दबाव नहीं बनाएगी। हालांकि न्यायपालिका को ऐसी शक्ति प्राप्त है कि कार्यपालिका के द्वारा वे असंवैधानिक निर्णय जो पास कर दिए गए हैं, यदि वे संविधान की मूल भावना के खिलाफ हैं तो न्यायपालिका उन कानूनों को रद्द कर सकती है। अब है अनुच्छेद 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। यानी पूरे विश्व में शांति व्यवस्था स्थापित रहे, ये सरकार का दायित्व है। हालांकि कोशिश तो हम अपनी तरफ से कर सकते हैं, पूरे विश्व को नहीं बदल सकते, लेकिन हमारी तरफ से हमारा ये दायित्व रहेगा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि हो। मित्रों, ये थे नीति निर्देशक तत्व जो अनुच्छेद 36 से 51 तक दिए गए हैं। और अब हम बात करते हैं मूल कर्तव्य की, जो कि अनुच्छेद 51 क में है। मूल संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया और इनको अनुच्छेद 51 क में शामिल किया गया। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई थी इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थे उस समय, तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने अनुशंसा की थी इन मूल कर्तव्यों को शामिल करने के लिए और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में ये मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे। 10 मूल कर्तव्य, लेकिन वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं, एक बाद में जोड़ा गया है। क्योंकि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं मूल कर्तव्य। एक बार RS के एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन कि जो तीसरे नंबर का जो मूल कर्तव्य है वो कौन सा है ना? तो इसलिए क्रम भी याद रख लीजिए, इनको बढ़िया रहेगा। पहला मूल कर्तव्य है संविधान का पालन और उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान। प्रथम स्थान पर है ये मूल कर्तव्य।
यानी संविधान का पालन, यानी संविधान महत्वपूर्ण है, आदर्श हैं, जो संस्थाएं हैं, राष्ट्रीय प्रतीक हैं, ये हमारे लिए सबसे ऊंचे स्थान पर, इसलिए ये याद रख लो, पहले स्थान पर यही चीज़ है, संविधान का पालन, उसके आदर्श, संस्थाओं, राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान। दूसरा है राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक आदर्शों का पालन। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक आदर्श यानी देश की आज़ादी में जिन लोगों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया, उन लोगों के प्रति सद्भावना हो, उनका सम्मान हो। तीसरे नंबर का मूल कर्तव्य है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा। तीन है, देखिए तीसरे नंबर पे तीन है, संप्रभुता, एकता और अखंडता। संप्रभुता, एकता और अखंडता, ये तीसरे नंबर का मूल कर्तव्य है। चौथे नंबर का है देश की रक्षा और राष्ट्र सेवा। ठीक है, आप इनको ऐसे भी याद कर सकते हो, ABCD। डी से डिफेंस, डिफेंस यानी रक्षा, डी से डिफेंस, डिफेंस यानी रक्षा, देश की रक्षा। पांचवा है देश के लोगों में समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विकास। देश के लोगों में समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विकास। 6 है समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा की रक्षा। 7 है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सभी प्राणियों के प्रति दया भाव। 8 है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन का विकास। 9 है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा व हिंसा से दूर रहना। 10 है व्यक्ति व सामूहिक उत्कर्ष का प्रयास। और 11 है 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा का अधिकार प्रदान करें। और ये 86वें संविधान संशोधन 2002 में जो जोड़ा गया था उसके द्वारा है, ये 86वां संविधान संशोधन है, इसमें 11। ठीक है, इस प्रकार से 11 मूल कर्तव्य हैं। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 जोड़े गए थे, बाद में 2002 में 86वें संशोधन के द्वारा ये 11वां भी जोड़ दिया गया, 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा का अधिकार। धन्यवाद मित्रों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।